नमस्कार। इसके पहले कि मैं अपना वीडियो विस्तार से आपको बताऊं, मेरे पीछे एक तस्वीर लगी हुई है जिसमें मेरे स्वर्गीय पिता अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ बैठे हुए हैं। एक फ़ोटो उनकी सोनिया जी के साथ भी है, भैरव सिंह जी शेखावत के साथ है, रमन सिंह जी के साथ है और ये उनके युवावस्था की फ़ोटो है। ये मैंने फ्रेम करके रखवाई हुई है और भाग्यशाली हूँ कि ऐसे पिता मिले जो इन तमाम रिश्तों के बाद भी अ, अपनी साबकोई के लिए जाने गए और अपनी बात के लिए आज भी जाने जाते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा 3 से 4 मुद्दों पे और आखिरी मुद्दा मेरा रहेगा रायपुर छत्तीसगढ़ पे। हमारे यहाँ पिछले हफ्ते और इसी हफ्ते कुछ घटनाक्रम हुए हैं वैश्विक स्तर पर। एक हुआ है एससीओ। तो पहले अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत की कोई चर्चा नहीं हो रही थी, बस यही समझा जा रहा था कि भारत को अपने घुटने पे आना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही एससीओ हुआ और उसके बाद के जो घटनाक्रम हुए, तो जो मोदी जी की एक छवि निकल के आई और जो उनके एक रिलेशनशिप निकल के आई, उसने एक डायरेक्शन दिया। और आखिरी में जब वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर गए और करीब करीब ऐसा कहते हैं 50 मिनट उनकी वार्ता हुई उनकी गाड़ी में ही, वो जो एक चीज़ थी उसको सारी वेस्टर्न मीडिया ने कवर किया, लिमोजिन पॉलिटिक्स। अब ये हो रहा है कि वैश्विक स्तर पर एक नहीं दो बड़े बड़े लीडर्स ने मोदी जी के साथ चर्चा की और ये इस बात को इंडिकेट करता है कि अगर ब्रिक्स बन गया कल के दिन, तो ब्रिक्स यूरोपियन यूनियन से बहुत बड़ा संगठन साबित हो सकता है और उसकी अगर अपनी करेंसी आ गई तो आप ये तय मान लीजिए कि डॉलर का जो है अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। लेकिन नेगोशिएशन में अक्सर ऐसा होता है कि डोर क्लोज नहीं होते, डोर थोड़ा सा ओपन रहता है। अमेरिका अभी भी भारत से के बारे में बात करते समय सतर्क है। एक तरफ अच्छा दोस्त भी बता रहा है, दूसरी तरफ टैरिफ को जस्टिफाई भी कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एंगल में चेंज आया है और अमेरिका अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेगा। भारत की स्ट्रैटेजी बिल्कुल वैसी है जैसी थी, स्टैंड फर्म है, क्लियर है। कल हमारे जीएसटी रेट्स में भी बदलाव हुआ है और बहुत अच्छा बदलाव हुआ है, सीधे 5% और 12% पे आ गए हैं। हाँ, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स 40% पे, टोबैको प्रोडक्ट्स 40% पे, ये सब रहने वाले हैं। लेकिन जो रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं जो आम जनता के काम की हैं, वो सब 5% पे आ गई हैं और लाइफ सेविंग ड्रग्स और इंश्योरेंस 0% पे आ गया है। बहुत वेलकम्ड है ये मूव, क्योंकि आम आदमी रिटायरमेंट के बाद अगर मेडिकल लेना चाहे और जब वो अपनी जेब से पैसा देता है या पेंशन से पैसा देता है, उस समय जो उसको जीएसटी लगता है वो इतना पेनफुल होता है कि क्या कहें। आप तमाम उम्र अपनी कमाई पीएफ निकाल के एफडी में डालते हैं, उसके बाद आपको इनकम टैक्स में फिर पैसा भरना पड़ता है। दैट इज़ ऑल्सो पेनफुल। गवर्नमेंट शुड डू समथिंग अबाउट इट, पर्टिकुलरली फॉर पीपल हु आर रिटायर्ड या एक सीनियर सिटीजन्स जो हैं, उनके लिए गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए। ज़िंदगी भर जिन्हें आप चूस लेते हैं, उन्हें थोड़ा सा लीवे उनके उस समय में दें जब उन्हें उनकी सख्त ज़रूरत रहती है। अब मैं आता हूँ सामाजिक ताने बाने पे। जैसा कि आपको पता चला है कि और जानकारी है कि गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। गणेश उत्सव की परंपरा शुरू हुई थी पुणे से, महाराष्ट्र से, और लोकमान्य बाल गंगाधर जी तिलक ने इसे
शुरू किया था। कारण इसका एक ही था कि भारतीय समाज को, पर्टिकुलरली हिंदू समाज को संगठित करना, उन्हें मीटिंग्स के लिए बुलाना, इकट्ठा करना। और आज भी महाराष्ट्र में ये परंपरा कायम है, चाहे वो 1.5 दिन के गणेश हों, 3 दिन के हों, 5 दिन के हों, 10 दिन के हों। जब आप गणपति बिठाते हैं तो एक दूसरे को आमंत्रित करते हैं जो आपके प्रिय इष्ट मित्र होते हैं, और आप उनके साथ मिलते जुलते हैं। साल में एक अवसर ऐसा आपके पास आता है कि आप समस्त रिश्तेदारों नातेदारों से मिलना जुलना हो जाता है, आपके पास पड़ोस में भी। भारतीय संस्कृति इतने वर्षों से, अनादिकाल से इसी बात पे चलती आई कि जो हमारे रिश्ते हैं वो त्योहारों ने बनाए रखे हैं। चाहे वो कोई भी त्यौहार हो, हर मौसम में हमारा त्यौहार आ जाता है। हम कहीं पेड़ की पूजा करते हैं, कहीं नदी की पूजा करते हैं, हम प्रकृति के बहुत क्लोज रहते हैं। लेकिन हमारे बीच में से ही लोग अगर निकल कर धर्म के बारे में या प्रथाओं के बारे में या त्योहारों के बारे में अनर्गल प्रचार करने लगे, तो फिर दूसरों को भी मौका मिलता है कि वे हमारे धर्म के बारे में उल्टी सीधी बात करें या हमारी प्रथा को गलत बताएं। कुछ प्रथाएं गलत थीं जिसे ठीक किया गया, लेकिन वो प्रथाएं क्यों बनी थी उनके कारणों को भी जानना जरूरी है। यदि किसी का बलात्कार हो रहा हो और दरिंदे जैसे लोग घुस जाएं, ज़्यादा दूर मत जाइए आप 1965 में जाइए, जब पाकिस्तान के ओर से हमला किया गया था और कश्मीर के पास कठुआ में जितनी औरतें बच्चियां मिली थी सबका बलात्कार किया था उस सेना ने। बांग्लादेश में भी यही हुआ था। और युद्ध जब अमूमन होता है तो ऐसी स्थिति निर्मित होती है। पर्टिकुलरली वो समाज जो माता बहनों की इज्जत नहीं करता है, वो इस टाइप के काम करता है, और वो किसी भी धर्म में हो सकता है। तो गणपति की बात पे आते हैं। गणपति जब आपके यहाँ बैठे हैं और आप मिल रहे हैं लोगों से और बात कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, पहले ये हो जाता था कि समाज में और रिश्तेदारी में आपस में एक दूसरे के मनमुटाव को दूर करके मिल लिया जाता था। ईगो उतने बड़े नहीं होते थे। आजकल ईगो बहुत बड़े हो गए, और इस ईगो में तेल डालने का या आग में घी डालने का काम किया है आपके आसपास के लोगों ने। आपको इनको पहचानना ज़्यादा ज़रूरी है। आपके रिश्ते सबसे पहले आते हैं। आज माता पिता का ये दायित्व होता है कि बच्चों के बारे में सोचें। बच्चे जब तक माता पिता नहीं बनते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि माता पिता ने कितने कष्ट उठाए हैं उन्हें बड़ा करने में। लेकिन यदि आप बच्चों से ट्रांसपेरेंट रहें, उन्हें सही वैल्यू सिस्टम दें, तो बच्चे वो समझते हैं जो बच्चों को समझना चाहिए। आप बच्चों से एक्सपेक्टेशंस ना रखें, बल्कि बच्चों को तो जैसे आप माँ बाप हैं वैसे ज़िंदगी भर आप बच्चों के लिए करते रहेंगे और आपको कभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा। लेकिन बच्चे भी इसे टेक इट फॉर ग्रांटेड ना लें। बच्चे जब देखें कि माता पिता असहाय हैं या उन्हें उनकी ज़रूरत है, तो जिन्होंने उन्हें शौच से लेके, खाना खिलाने से लेके, लंगोट बांधने से लेके इतना बड़ा किया है, रेस किया, स्कूल ले जाना, लाना, छोड़ना, बीमार रहने पर रात भर जागना, उसको ना भूलें। आज जो समाज में देख रहा हूँ कि बेटे ने माँ को मारा और काट डाला, और भाइयों में झगड़ा हो गया, बहनों में झगड़ा हो गया, 2 परिवारों में झगड़ा हो गया, एक दूसरे को मार दिया, ये पहले नहीं होता था, क्योंकि समाज और परिवार जैसे भी थे संगठित रहते थे और बाहर वालों की दखलंदाजी बहुत कम होती थी। मैच्योरिटी लेवल परिवार में ज़्यादा होता था, बड़े बुजुर्ग की बात सुनी जाती थी। जिस परिवार में आज भी बड़े बुजुर्ग की बात सुनी जाती है या उन्हें इज्जत दी जाती है, उनके परिवार लगभग संतुलित हैं। आप साउथ चले जाइए, पर्टिकुलरली तमिलनाडु या केरल, आपको मोस्टली वहाँ पे जॉइंट फैमिलीज़ मिलेंगी, और पारिवारिक वैल्यू जो रहती है वो सिर्फ इसलिए नहीं रहती कि आप मेरे भाई हैं या आप मेरी बहन हैं या आप मेरे रिश्तेदार हैं, वो रिश्तों में दिखती है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे, आपको छोटे छोटे बच्चों के साथ उनके बुजुर्ग दादा दादी या नाना नानी दिखेंगे, और बहुत
अच्छे से बच्चे रहते हैं साथ में, दादा दादी या नाना नानी के साथ में, चाचा के साथ में। बहुत सारे उदाहरण हैं, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, आप इनके मूवीज़ देख लीजिए। मूवी कल्चर रिप्रेजेंट करती है, आपको सब दिख जाएगा कैसे फैमिलीज़ का ख्याल रखा जाएगा। देखिए, अपवाद तो हर समाज में और हर परिवार में होते हैं, लेकिन हमारा जो समाज है, जो नॉर्दर्न साइड आ गया, अब इसमें मिक्स कल्चर आया। एक वो समाज आया जो पाकिस्तान से भाग के आया था, जिनका सब कुछ छीन लिया गया था। तो उनके दिमाग में भी ये आया कि जब जो हमारा सब कुछ छीन लिया गया तो हम भी अब सबसे सब कुछ छीन लेंगे। ये एक साइकोलॉजिकल सबकॉन्शियस माइंड का थॉट प्रोसेस है। तो ये भी हुआ, और कई जगह पर ये भी हुआ कि हमें क्या लेना देना है, भाड़ में जाने दो। आज आवश्यकता है अपने रिश्तों को पहचानने की, क्योंकि जिस घर में भाई बहन उसी स्ट्रीम से आए हों, उन्हीं माता पिता से आए हों, छोटे बड़े हों, वो एक ब्लड और एक ही परिवार का हिस्सा है। गलतियां सबसे होती हैं, उन गलतियों को नज़रअंदाज करके बड़े छोटों की मर्यादा रख के आगे पीछे होना चाहिए, लेकिन बाहर वालों को कभी अलाउ नहीं करना चाहिए कि आपके परिवार में बात करें। ये माता पिता का भी दायित्व होता है और ये बच्चों का भी दायित्व होता है, और ये हर उस परिवार का दायित्व होता है जो अपने परिवार को संगठित रखना चाहते हैं। तो गणपति की जो अवधारणा है और जो पारिवारिक सिस्टम है और हमारा जो समाज है, उसने हमें क्या दिया? उसने हमें ये दिया कि इतने वर्षों में अगर आपने वैश्विक स्तर पे देखा हो तो पूरा का पूरा अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका कन्वर्ट हो गया मुस्लिम में। आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। धीरे 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 हमारे आसपास के भी देश कन्वर्ट होते गए, और इसके ताज़ा एग्जाम्पल्स बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से ले सकते हैं। एथनिक क्लिनजिंग बोला जाता है इसको। कश्मीर भी हमारे पास ही है, और ज़्यादा दूर मत जाइए, हमारे देश में संभल है, जहाँ पे 40-45% पॉपुलेशन होती थी और आज 15% भी नहीं बची हिंदुओं की। एक तरफ आप कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम और बाकी समाज भाई भाई सब साथ में रहना चाहिए, दूसरी ओर षड्यंत्र होते हैं और प्लानिंग के साथ उन लोगों को वहाँ से भगाया जाता है। हिंदुस्तान ने इतने वर्षों तक सामना किया, अपनी जो विचारधारा है या अपना जो धर्म है, सहिष्णु धर्म, हिंदू धर्म के परिपाटी के तहत हिंदुओं ने इसका अब तक तो कम से कम इसका विरोध नहीं किया और सहते रहे। लेकिन अब जो हो रहा है वो थोड़ा सा चिंताजनक है। डेमोग्राफी चेंज और यदा कदा इस तरह की बातें कि हमारा प्रधानमंत्री आ गया तो हम बताएंगे फिर क्या करना है, और किया भी आप लोगों ने। जहां आप पॉपुलेशन में आ गए वहाँ पे ऐसे केसेस सुनाई आते हैं। ये अगर आप किसी हिंदू से पूछें कि कल के दिन आपके यहाँ कोई 15-20 लोगों का झुंड आ जाए और आपको आपके घर में घुस जाए तो आप क्या करोगे? कोई भी मोहल्ला हो, आपके पास जवाब नहीं है। आपके यहाँ लकड़ी तक नहीं मिलेगी आपको आपके घर में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लकड़ी रखिए आप, लेकिन चेतना जगाइए आपकी। आप ये देखिए क्या हो रहा है। मेरा आरोप सीधा सीधा उन हिंदुओं पे है जो कल शर्जील इमाम और उमर खालिद की ज़मानत जब नहीं हुई तो वो हिंदू सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने लगे कि कानून की हत्या और ये और वो दुनिया भर की बातें, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट के ऊपर सवाल निशान, ये सब करने लगे। पॉइंट ये है कि आप न तो अपना धर्म बचा पाए, ना अपने लोग बचा पाए, और ना ही आप कुछ कर पाएंगे। आपकी आंखों पे वो पट्टी बंधी हुई है जो सिर्फ आपको आपका स्वार्थ दिखाती है। आज आपसे कोई कहेगा मैला खा लो, आपको हम इतने पैसे दे देंगे, आप मैला भी खा लोगे। जो आदमी अपने धर्म का नहीं हो सकता वो कहीं का नहीं हो सकता। पीटर नवारोस को क्या सपना आ रहा है ब्राह्मण कहाँ पे रहते हैं? अमेरिका से कोई आदमी ब्राह्मणों के बारे में टिप्पणी कर रहा है, उसे कहाँ से सपना आ रहा है ये? और ये जो हिंदुस्तान में पिछले कुछ वर्षों से चल रहा है, ब्राह्मणों को निकालो, ब्राह्मणों को निकालो, ब्राह्मणों को निकालो,
अब लोगों को समझना चाहिए ये कहाँ से आ रहा है। ये जो डॉलर फंडिंग हो रही है सोरोस की और उसके क्लूनीस की, ये सब डॉलर फंडिंग के कारण हिंदुस्तान में प्रॉब्लम हो रहा है। समय है खड़े होकर स्वीकारें कि क्या हो रहा है। बिहार के एक शिक्षक हैं खान साहब, उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण आपको अशिक्षित नहीं मिलेगा, और वही एक कारण है कि ब्राह्मण इतना प्रोग्रेसिव होता है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो जर्नलिज्म हो, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन हो। इनफैक्ट अगर आप डेटा देखें तो आर्मी का प्रथम परमवीर चक्र और आखिरी परमवीर चक्र भी ब्राह्मण ही थे, और करीब करीब अच्छा पार्टिसिपेशन ही है ब्राह्मणों का एज़ फार एज आर्मी इज़ कंसर्न, और शौर्य और वीरता एग्जाम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्राह्मणों में ये होता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक कौम जो 3.6% रह गई हिंदुस्तान में, मुश्किल से 4% के आसपास होगी, उसने क्या बिगाड़ा है 150 करोड़ लोगों का। आई मीन आप उसको नरेट कर रहे हो कि वो 150 करोड़ लोगों को ड्राइव कर रहे हैं, नहीं, ये बात नहीं है। अडानी और अंबानी ब्राह्मण नहीं है। आप ये बीज डालना चाह रहे हो लोगों के बीच में कि ऐसे ब्राह्मण सारे हैं और ये सब करने वाले हैं, ये आप बहुत गलत कर रहे हो, और जनता को इसको सोचना चाहिए। मुझे कल एक पोस्ट पढ़ने मिली सिद्धार्थ डे की, और मैंने उसमें बोला भी कि आप की पोस्ट में शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वो उन्होंने लिखा ही है कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, लेकिन ब्राह्मणों के बारे में ये बता रहा हूँ कि 4 नोबेल प्राइज़ मिले, उसमें से 3 ब्राह्मणों को मिले इंडिया के। सो ही ट्राइड टू ड्रॉ वन नैरेटिव दैट कि जो पढ़ते लिखते हैं और जो कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज का जो योगदान है वो ज़्यादा है। लेकिन मुझे शिकायत उन ब्राह्मणों से है जो नाम तो लिखते हैं पांडे, मिश्रा, शुक्ला, दुबे, दवे, कर्णिक, और उसके बाद वो घुसते हैं उन चीज़ों में जो उनके बस की नहीं है। महुआ मोइत्रा डिमांड करती हैं कि अमित शाह का सिर काट दिया जाए, और ये ब्राह्मण कहते हैं हाँ भाई, इस टाइप के वामपंथी ब्राह्मण। और भी वामपंथी ब्राह्मण हैं बंगाली, जिनकी मैं सरनेम सुनते रहता हूँ, मुखर्जी, चट्टोपाध्याय, कुछ हमारे में यही जिनका मैंने सरनेम बताया, जो कांग्रेस की लप्पो झप्पो में लगे हुए हैं, सुरा, सुंदरी, शराब। मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारे में भी अपवाद हैं। और ऐसे लोग ही जब अपने कर्म से बाहर निकलते हैं, इनके कारण ही समाज का अपमान होता है, इनके कारण ही ऐसी अवधारणा बनती है। मैं पुनः कह रहा हूँ कि सारे लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन ये जो 2, 4, 5 ऐसे होते हैं, इनके कारण पूरा का पूरा सिस्टम, यानी आप पुण्य प्रसून और अजीत अंजुम या मनोज झा जैसे लोग जो राजद को और कांग्रेस को खुलेआम समर्थन करते हैं, जबकि जानते हैं कि कांग्रेस की आस्था कहाँ है, राजद की आस्था कहाँ है। ब्राह्मण तो छोड़ दीजिए आप, ये हिंदुओं का विरोध में काम करते हैं ये लोग, साक्ष्य हैं इसके। उसके बाद भी आप हिंदू को या हिंदू धर्म को गाली देने वालों को यदि आप बिहार में आमंत्रित करते हैं, स्टालिन को बुलाते हैं जो हिंदू को छूत रोग बोलता है, तो ये कहाँ तक की बात है और कहाँ आप लेके जा रहे हैं पूरे के पूरे समाज को। तो इनसे भी अपेक्षा है कि कम से कम ये देखें कि कहाँ पे क्लिनजिंग हुई है, कहाँ पे क्या हुआ है, और हिंदुस्तान समाज अगर खड़ा है तो क्यों खड़ा है, और आपको कोई अधिकार नहीं कि इसको आप डैमेज करें। आप अगर समर्थन नहीं कर सकते तो आप चुप रहिए, लेकिन आपकी अगर आप हिंदू नाम लेके और ब्राह्मण नाम लेके बन गए हैं क्रिप्टो क्रिश्चियन, तो फिर स्वीकार करिए कि आप क्रिप्टो क्रिश्चियन है। ब्रैकेट में आप लिखिएगा फलाने चौबे, ब्रैकेट में क्रिश्चियन, ताकि हमें समझ में तो आए आप क्या कर रहे हैं, आपका एजेंडा क्या चल रहा है। या तो आप देश के हैं या आप देश के नहीं हैं। और मैं सभी को ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो वस्तुतः जो हो रहा है कि मोदी जी की माँ को गाली एक समाज दे रहा है, या एक समाज का व्यक्ति दे रहा है, या किसी भी समाज का व्यक्ति दे रहा है, ये अक्षम्य है। और आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आपने ऐसा किया तो मैंने ऐसा कर दिया, ये गलत है। एक वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और वो सर्वोपरि हैं इन सब चीज़ों से। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझेंगे, बात को समझेंगे, और
इन सारी पारिवारिक चीज़ों को भी समझेंगे और आ, कम से कम देश के और देश के भविष्य के साथ खड़े होंगे। हम बाहर वालों से तो लड़ सकते हैं, हम अंदर वालों से नहीं लड़ सकते। चाहे वो परिवार हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो मोहल्ला हो, हमें अपने लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अब मेरा आखिरी सब्जेक्ट आता है रायपुर। कल ईडी ने रायपुर में छापा मारा 16 जगह पे, और जो नाम आ रहा है वो 3 बिजनेसमैन का नाम आ रहा है। उसमें से एक कोई विनय गर्ग है और 2 लाविस्टा कॉलोनी के रहते हैं, कोई प्रभावशाली ही होंगे तभी उनका नाम नहीं आया। लेकिन जो जो भी नाम आए हैं मैं आपके सामने लूँगा क्योंकि वो सार्वजनिक रूप से छपे हैं। ये स्कैम हुआ था बीज निगम का, और इसमें ईओडब्ल्यू के अंतर्गत केस रजिस्टर हुआ ईडी के रिकमेंडेशन पे। तो कल छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट जहाँ पे है, वहाँ पे एक वसुंधरा नगर है भिलाई 3 में, एक अन्ना एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड पे के ऊपर ईडी की टीम गई। उनके सीए जो हैं आदित्य अग्रवाल, उनके पास भी गई। एक कोई सतपाल छाबड़ा हैं, उनके पास भी गई। एक कोई पवन पोद्दार हैं, उनके पास भी गई डिटेल्स निकालने। और इस मामले में 575 करोड़ का ये घपला है, स्कैम है। और जो रानू साहू सहित बाकी लोगों की संपत्ति जो अटैच हुई है कुछ 27 करोड़ के आसपास हुई है। बट आप सोचिए, छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में अगर 27 करोड़ लेके भी इधर उधर 400-500 करोड़ चना मुर्रा हो गया ये तो, यानी भेल हो जाता है, जो भेल मूड़ी इस टाइप का पैसा खा रहे हैं लोग। और इसमें जो साथ दिया टेंडरिंग में और टेंडरिंग के मैनिपुलेशन में, उसमें किसी संजय शिंदे, अशोक अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, ऋषभ सोनी, मिडिलमैन मनोज कुमार द्विवेदी, रवि शर्मा, राजीव शर्मा, पीयूष सोनी, पीयूष साहू, अब्दुल एंड शंकर, और ये पूरा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो है डीएमएफ, इसका स्कैम बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार कलेक्टर को इसमें 40% मिले, सीईओ को 5% मिले, एसडीओ को 3% मिले, सब इंजीनियर को 2% मिले, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। और ये एक स्कैम है, महादेव लॉटरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, ये तो वो अलग स्कैम है। और दारू का स्कैम भी अलग है। छत्तीसगढ़ में जो आप लोगों को लगता है कि छत्तीसगढ़ में नक्सली रहते हैं, नहीं नहीं, छत्तीसगढ़ में नक्सली नहीं रहते। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के भी बाप रहते हैं, बहुत बड़े वाले बाप रहते हैं। और वो ऐसे बाप रहते हैं जो खुलेआम घूमते हैं, लूटते हैं, और उन्हें कोई, उनके साथ पुलिस वाले भी उन्हें प्रोटेक्शन के लिए रहते हैं, बॉडीगार्ड्स। सरकार कोशिश कर रही है इन अर्बन नक्सल्स को और ऐसे लोगों को पकड़ने, लेकिन कहीं ना कहीं होता है ना कि आप गोबर उठाओ तो गोबर के साथ मिट्टी भी उठती है। ऐसे कुछ सत्ता के लोग भी चिपक जाते हैं इन गोबर के साथ में। और ये चल रहा है, ये खुलेआम चल रहा है छत्तीसगढ़ में। ये बजरी हो या रेत हो या दारू हो, ये सब का काम चल रहा है। और अगर आप इसका बिजनेस कर रहे हैं तो एक न्यूज़पेपर भी खोल लीजिए। जब आप न्यूज़पेपर खोलेंगे तो आपको कवर फायर देने के लिए आपका न्यूज़पेपर रहेगा या टीवी चैनल रहेगा। ये स्ट्रेटजीज़ हैं कुछ छत्तीसगढ़ की। अगर आप ऐसा कुछ घपला करने की और प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ मन बना रहे हैं, तो ये कुछ हथकंडे लोग यहाँ अपना रहे हैं जो आप भी अपना सकते हैं। बस आज की बात यहीं समाप्त करता हूँ। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन काफ़ी दिनों बाद आया तो मैंने कहा कसर निकाल ही लो। आप सबका दिन शुभ हो। नमस्कार।